हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम ज्वालामुखी और ज्वालामुखी क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। तो हम अपने टॉपिक पे आए उससे पहले हम सबके लिए एक संदेश है, जो कि हमारा नियमित कर्तव्य भी बनता है। धरती पर जीवन को बचाना है तो वृक्ष लगाना है। हम मिलजुल कर धरती पर वृक्षारोपण करें और हमारी धरती को हरियाली से परिपूर्ण करें। यही हमारा दायित्व है, यही हमारा कर्तव्य है और हमें अपना ये कर्तव्य अच्छे प्रकार से, भली प्रकार से पूर्ण भी करना है। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो ज्वालामुखी वोल्केनोज पर आधारित है। तो ज्वालामुखी क्या है, ज्वालामुखी क्रिया क्या होती है और ज्वालामुखी जो एक्टिविटीज़ है, उस ज्वालामुखी एक्टिविटीज़ के कारण क्या है, उसके क्या प्रभाव हैं और कितने प्रकार की ज्वालामुखी होती है, ये सारे के सारे टॉपिक जो है आज हम इसमें अध्ययन करेंगे। तो ज्वालामुखी जो है वो हमारी पृथ्वी पर घटित होने वाली एक भूगर्भिक घटना है, जिसे ज्वालामुखी अ, अगर नाम से हम बात करें तो ऐसा मुख हमें एक आभास होता है जिससे कि ज्वाला यानी आग जो है वो बाहर निकल रही हो। तो आज उसी के बारे में हम ज्वालामुखी के बारे में ही पढ़ेंगे कि ज्वालामुखी क्या है। वोल्केनो, व्हाट इज वोल्केनो एंड वोल्केनसिटी। तो पृथ्वी सतह पर वह दरार या छिद्र जिससे होकर भूगर्भ की तप्त गैसें, तरल लावा, वाष्प या चट्टानी टुकड़े पृथ्वी की सतह पर प्रकट होते हैं, यानी हो गया, यह ज्वालामुखी कहलाता है। क्या हो गया ज्वालामुखी? ये पृथ्वी सतह पर वह दरार या छिद्र, कोई भी दरार हो सकती है, क्रैकिंग हो सकती है या कोई होल हो सकता है, चाहे वो पर्वत के शिखर पे हो या समतल धरातल पे हो, जिससे पृथ्वी के अंदर मौजूद यानी पृथ्वी के अभ्यंतर में या इंटीरियर ऑफ द अर्थ जो है वहां मौजूद जो तप्त गैसें, गर्म गैसें हैं, तरल लावा है या वाष्प है या फिर चट्टानी टुकड़े हैं जो पृथ्वी के सरफेस पर प्रकट होते हैं, उसे हम ज्वालामुखी कहते हैं। भूगर्भ में मेग्मा की उत्पत्ति, ज्वालामुखी क्रिया जो है वो थोड़ा सा इससे विस्तृत है, ज्वालामुखी के अर्थ से थोड़ा विस्तृत है। ज्वालामुखी क्रिया में क्या कुछ शामिल करते हैं हम कि भूगर्भ में मेग्मा की उत्पत्ति से लेकर उसके प्रवाह और पृथ्वी सतह पर उसके प्रकट होने तक, प्रकट होने और विभिन्न स्वरूपों में उसके शीतल होकर जमने की संपूर्ण प्रक्रिया जो है वो क्या कहलाती है? ज्वालामुखी क्रिया या वोल्केनिसिटी कहलाती है। तो ये आप इसमें एक डायग्राम में देख भी पा रहे हो कि ज्वालामुखी, इसमें एक रनिंग डायग्राम में आप देख पा रहे हो कि ज्वालामुखी क्रिया यानी ये गैसें, तप्त गैसें और मेग्मा जो है वो लावा के रूप में धरातल पर प्रकट हो रहा है, जिसे हम क्या कहेंगे? ज्वालामुखी कहेंगे। और यहाँ अलास्का का एक ज्वालामुखी का चित्र दिखाया गया है आपको। ये आपका देखिए, आप देखिए इसका, ये ज्वालामुखी का वो मुख है जहाँ से कि तप्त गैसें बाहर प्रकट हो रही है। तो ज्वालामुखी ऐसा दरार या छिद्र होता है जहाँ से होकर पृथ्वी की गैसें या मेग्मा या लावा जो है वो बाहर प्रकट होता है। अब बात करते हैं पार्ट्स ऑफ वोल्केनो, ज्वालामुखी के अंगों के बारे में। तो कौन-कौन से व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ वोल्केनो? तो वोल्केनो के कौन-कौन से यानी ज्वालामुखी के कौन-कौन से अंग या भाग होते हैं? सबसे पहले है मेग्मा चैम्बर, यानी मेग्मा चैम्बर पृथ्वी के आंतरिक भाग में मौजूद एक ऐसा स्थल है या एक ऐसा भाग है जहां से कि मेग्मा या लावा की आपूर्ति ज्वालामुखी को होती रहती है। आप ये देखिए, यहाँ इस डायग्राम में भी दिया हुआ है, ये मेग्मा चैम्बर जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में मौजूद है, इस मेग्मा चैम्बर से ऊपर की ओर मेग्मा की आपूर्ति ज्वालामुखी को होती रहती है। यहाँ पिघली हुई इस मेग्मा चैम्बर में पिघली हुई चट्टानें मौजूद होती हैं, जिसे कि हम मेग्मा कहते हैं। और दूसरा, मेन वेंट यानी मुख्य नली, ज्वालामुखी की मुख्य नली यानी वो नली जिससे कि होकर मेग्मा बाहर की ओर प्रकट होता है। तो देखिए, आप इस डायग्राम में देख पा रहे हो, ये मेग्मा जो जिस रास्ते से होकर ऊपर की ओर फ्लो कर रहा है, ये मेन वेंट है यानी मुख्य नली है। तो मुख्य नली जहां से मेग्मा का फ्लो ऊपर की ओर होता है। तीसरा इसका पार्ट होता है क्रेटर, यानी ज्वालामुख। देखिए, ये बाहर की ओर, ऊपर की ओर, इसमें ये जो भाग दिया हुआ है ये है क्रेटर। यहाँ से गैसें, लावा या चट्टानी टुकड़े जो बाहर धरातल पर प्रकट होते हैं, उसे कहते हैं क्रेटर। तो ये ज्वालामुखी के तीन मुख्य अंग हैं: मैग्मा चैम्बर, मुख्य नली या मेन वेंट और क्रेटर। चलिए, नेक्स्ट है पायरोक्लास्टिक मटेरियल, यानी ज्वालामुखी के उद्गार के दौरान कौन-कौन से तत्व जो हैं वो
बाहर की ओर प्रकट होते हैं, उस पर हम बात कर लेते हैं। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे प्रमुख है गैसेस। तो जो गैसें हैं, इनका जो टोटल जो योगदान है ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थों में, तो उसमें गैसों का महत्वपूर्ण स्थान है। और इन गैसों में भी 60 से 90% तक क्या होती है, जलवाष्प होती है। गैसों में भी 60 से 90% तक जलवाष्प होती है। और कौन कौन सी गैसें जो ज्वालामुखी क्रिया के दौरान निकलती है, इनमें प्रमुख गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर और क्लोरीन, ये ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निकलने वाली प्रमुख गैसें हैं। फिर दूसरा होता है पायरोक्लास्टिक मटेरियल, विखंडित पदार्थ। तो कौन कौन से विखंडित पदार्थ या पायरोक्लास्टिक मटेरियल जो है वो ज्वालामुखी उद्गार के दौरान निकलते हैं। देखिए, पहला होता है ज्वालामुखी धूल। तो ज्वालामुखी धूल वो कण होते हैं जिनका व्यास जो है वो 2 मिलीमीटर से या उससे भी कम होता है। तो 2 मिलीमीटर या उससे कम आकार के जो टुकड़े होते हैं वो ज्वालामुखी धूल कहलाते हैं। दूसरे होते हैं लेपिली, यानी मटर के दाने के आकार के जो टुकड़े होते हैं, वो कहते हैं 2 मिलीमीटर से लेकर 5 मिलीमीटर तक के आकार के जो टुकड़े होते हैं वो कहलाते हैं लेपिली। फिर तीसरे होते हैं ज्वालामुखी बम, 6 मिलीमीटर या उससे बड़े आकार के जो टुकड़े होते हैं, यानी चट्टानी टुकड़े होते हैं, वो कहलाते हैं ज्वालामुखी बम। तो ये ज्वालामुखी से निकलने वाले पायरोक्लास्टिक मेटीरियल हैं, जिनमें ज्वालामुखी धूल या राख, लेपिली और ज्वालामुखी बम ये मुख्य हैं। फिर नेक्स्ट, अगला जो पायरोक्लास्टिक मटेरियल जो निकलता है ज्वालामुखी के उद्गार के दौरान, उसमें है मेग्मा एंड लावा। तो मेग्मा और लावा क्या होते हैं, आइए देखते हैं। ये टाइप्स ऑफ पायरोक्लास्टिक जो मटेरियल है उसके बारे में बताया गया। देर आर 4 बेसिक टाइप्स ऑफ पायरोक्लास्टिक मटेरियल। वोल्केनिक बॉम्ब्स, ये आप देख पा रहे हो 6 मिलीमीटर या उससे बड़े आकार के जो टुकड़े हैं, ये देखिए आप, वोल्केनिक बॉम्ब्स हो गए। दूसरे हैं वोल्केनिक ब्लॉक्स, तो ये आप देख रहे हैं, ये वोल्केनिक ब्लॉक्स के रूप में ये हैं। और तीसरे लेपिली, ये मटर के दानों के आकार के, आप देखिए लेपिली, मटर के दानों के आकार के जो टुकड़े हैं वो लेपिली। और ये वोल्केनिक ऐश, यानी ज्वालामुखी धूल और राख। तो ये ज्वालामुखी धूल और राख है। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे मेग्मा और लावा के बारे में। तो मेग्मा और लावा क्या है, देखिए मेग्मा इनसाइड द अर्थ, यानी पृथ्वी के आंतरिक भाग में पिघली हुई चट्टानें जो हैं वो कहलाती हैं मेग्मा। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग की पिघली हुई चट्टानें मेग्मा कहलाती है। लावा क्या है, ऑन द ऑन टॉप ऑफ द अर्थ, यानी यही मेग्मा जब धरातल के ऊपर बाहर प्रकट होता है। इस चित्र में आप देखिए, ये आप देख पा रहे हो, धरातल के ऊपर पिघली हुई चट्टान के रूप में बाहर प्रकट होता है, ये कहलाता है लावा। तो लावा क्या हुआ, धरातल पर पिघली हुई चट्टानों का बाहर आना। लावा और मेग्मा में एक मुख्य डिफरेंस ये होता है कि मेग्मा के अंदर, यानी जब तक मेग्मा है तब तक उसमें गैसें, जलवाष्प ये मिश्रित अवस्था में रहते हैं। लेकिन जैसे ही वो धरातल पर प्रकट होता है, यानी मेग्मा धरातल पर लावा के रूप में प्रकट होता है, उससे गैसें और जलवाष्प जो है वो अलग हो जाते हैं और पिघली हुई चट्टानें शेष बच जाती है। तो ये जो पिघली हुई चट्टानें हैं, ये पिघली हुई चट्टानें कहलाती हैं लावा। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ मेग्मा, मेग्मा के भी प्रकार होते हैं। तो कौन कौन से प्रकार हैं, देखिए इस टेबल के जरिए हम देखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले मेग्मा होता है, एक मेग्मा का प्रकार होता है एसिडिक मेग्मा, यानी अम्ल प्रधान मेग्मा या अम्लीय मेग्मा। ये फेल्सिक प्रकृति का होता है, यानी इसका रंग हल्का होता है। एसिडिक मेग्मा का रंग हल्का होता है। और रायोलाइटिक प्रकार भी इसको कहते हैं, रायोलाइटिक मेग्मा भी कहते हैं। इसका कंपोजिशन की यदि हम बात करें तो रायोलाइटिक जो चट्टानें होती है, उन चट्टानों के पिघलने से मोस्टली एसिडिक प्रकार का मेग्मा बनता है। इसमें सिलिका की मात्रा, जो एसिडिक मेग्मा होता है, इसमें सिलिका की मात्रा सर्वाधिक होती है, 65 से 75% तक। और इसका मेल्टिंग टेम्परेचर जो है, यानी गलनांक जो है वो 650 से 800 डिग्री सेल्सियस तक होता है। यानी ये सबसे कम तापमान पर पिघल जाता है। कब सबसे कम तापमान इसका गलनांक होता है। इसमें गैस कंटेंट जो है उनका प्रतिशत बाय वेट देखें तो 4 से 6% तक इसमें गैस कंटेंट कंटेंट होता है। सबसे ज्यादा गैस कंटेंट जो है वो इसी एसिडिक मैग्मा में होता है। वेलोसिटी अगर इसकी हम देखें
सॉरी विस्कोसिटी यदि हम इसकी देखें तो ये हाई होता है। हाई का मतलब ये चिपचिपा होता है, लसलसा होता है, क्योंकि इसमें सिलिका की मात्रा ज़्यादा होती है। तो ये गाढ़ा होता है, चिपचिपा और लसलसा होता है। और इसके अगर हम धरातल पर प्रकट होने की प्रक्रिया को देखें तो ये बड़े ही विस्फोटक अंदाज में धरातल पर प्रकट होता है। और इसका निर्माण जो है इस मैग्मा का यानी एसिडिक मैग्मा का निर्माण कॉन्टिनेंटल जो क्रस्ट है, उस कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के यानी पिघलने से इस मैग्मा का निर्माण होता है। खास करके कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के सहारे इस मैग्मा का निर्माण होता है। तो ये पहला मैग्मा का प्रकार हुआ एसिडिक मैग्मा। दूसरा होता है इंटरमीडिएट मैग्मा यानी मध्यस्थ मैग्मा। इसके इसका निर्माण या इसके कंपोजिशन को हम देखें तो इसमें एंडेसाइटिक और डायोराइटिक, इसको एंडेसाइटिक या डायोराइटिक मैग्मा भी कहते हैं। यानी इसमें एंडेसाइट और डायोराइट चट्टानों का ज्यादा भाग होता है। सिलिका की मात्रा इसमें अगर हम देखें इंटरमीडिएट में 50 से 65% तक होती है। और इसका मेल्टिंग टेम्परेचर जो है वो 800 से 1000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और इसमें गैस कंटेंट जो है वो 3 से 4% तक। और इसका जो विस्कोसिटी है वो मध्यम प्रकार की होती है। यानी हल्का विस्फोट तो होता है लेकिन विस्फोट उतना तेज नहीं होता जितना कि सॉरी मध्यस्थ इसका विस्कोसिटी का मतलब है कि इसका लसलसापन और चिपचिपापन जो है वो मध्यम प्रकार का होता है। और इसकी यदि हम प्रकटीकरण को देखें तो जो ये है मध्यम प्रकार का होता है, यानी इसमें विस्फोट मध्यम प्रकार का रहता है। इसका जो है ये इसका निर्माण जो है वो कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स जो है यानी महाद्वीपीय मगन तटों के सहारे जहाँ सबडक्शन जोन है, यानी महाद्वीपीय क्रस्ट जो है वो या महासागरीय प्लेट जहाँ सबडक्शन होकर क्षेपण मंडल में जहाँ नष्ट होती है, जहाँ पिघलती है, वहां इसका निर्माण होता है। तीसरा प्रकार का जो मैग्मा होता है वो होता है बेसाल्टिक मैग्मा, या इसे पेटिक मैग्मा भी कहते हैं। ये मेफिक प्रकार का होता है, इसका रंग गहरा होता है, यानी इसमें मैग्नीशियम की मात्रा ज्यादा होती है तो इसका रंग गहरा होता है। जबकि एसिडिक जो होता है इसमें आपके जो कैल्शियम है उसकी मात्रा ज्यादा होती है। फेल्सपार और सिलिका इसकी मात्रा ज्यादा होती है, फेल्सपार सिलिका की मात्रा ज्यादा होती है एसिडिक में। जबकि मेफिक जो होता है उस मेफिक में मैग्नीशियम की मात्रा ज्यादा होती है और इसमें सिलिका की मात्रा सबसे कम होती है, 45 से 50% तक। सिलिका की मात्रा कम होने की वजह से ये पतला होता है। और इसका मेल्टिंग टेम्परेचर जो है ये भी सबसे ज्यादा होता है, 1000 से 1200 डिग्री सेल्सियस तक। और इसमें गैस कंटेंट भी कम होते हैं, 1 से 2%। और ये इसकी चिपचिपापन लसलसापन जो है वो बहुत ही कम होता है, यानी ये पतला होता है और दूर तक फैलता है। और ये विस्फोटक उद्गार के रूप में नहीं प्रकट होता बल्कि शांत उद्गार के रूप में प्रकट होता है, क्योंकि पतला होता है। और ओसेनिक और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है दोनों में ही इसका निर्माण होता है। तो ये टाइप्स ऑफ मैग्मा, तो 4 प्रकार के मैग्मा, 3 प्रकार के सॉरी मैग्मा हमने यहाँ पे किए। एसिडिक यानी अम्ल प्रधान मैग्मा, दूसरा मध्यस्थ मैग्मा और तीसरा बेसाल्टिक या पेटिक मैग्मा। तो इनके जो विशेषताएं हैं, इनमें सिलिका की मात्रा, इनके मेल्टिंग टेम्परेचर, गैस कंटेंट, विस्कोसिटी, ये सारी की सारी बातें हमने इसमें अभी देखी है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं अब टाइप्स ऑफ लावा के बारे में। तो यहाँ 3 टाइप्स ऑफ, एक बार फिर से हम बता रहे हैं लावा के बारे में। 3 टाइप्स ऑफ लावा, एसिडिक या फेल्सिक लावा। तो ये आप इस चित्र में देखिए, ये जो आप लावा देख पा रहे हो ये एसिडिक या फेल्सिक लावा है। यानी इसमें सिलिका की मात्रा ज्यादा होती है और सिलिका की मात्रा ज्यादा होने की वजह से ये गाढ़ा और चिपचिपा होता है और तेज विस्फोट के साथ, यहाँ इस चित्र में आप देखिए, तेज विस्फोट के साथ ये प्रकट होता है। दूसरा होता है बेसिक या मेफिक लावा। तो बेसिक या मेफिक लावा जो होता है ये पतला होता है, इसमें सिलिका की मात्रा कम होती है, इसका रंग भी गहरा होता है। ये आप देखिए इस दूसरे चित्र में देखिए, ये है बेसिक लावा, रंग भी गहरा है, पतला है और दूर तक ये फैलता है। और तीसरा होता है इंटरमीडिएट, इन दोनों के बीच का मैग्मा। तो आप इस तीसरे चित्र में देखिए, ये है मध्यस्थ मैग्मा, जिसमें सिलिका की मात्रा इन दोनों के बीच की होती है और ये ना तो ज्यादा गाढ़ा होता है ना ज्यादा पतला होता है। तो ये 3 तरह के मैग्मा होते हैं। चलिए नेक्स्ट भी हम टाइप्स ऑफ लावा ही कर रहे हैं। हवाई द्वीप पर लावा को वहाँ की लैंग्वेज में कुछ अन्य नामों से जाना जाता है। इसमें एक है पोहो पोहोए होए लावा।
तो ये जो होता है ये रेशम जैसा मुलायम होता है, चमकदार होता है, चिकना होता है, पतला होता है और चादर के रूप में दूर तक फैलता है। ये मंद गति से यानी धीरे-धीरे शीतल होता है। इसकी सतह चिकनी होती है और समतल होती है। गैसों की मुक्ति इसमें धीरे-धीरे से होती है। ये जो है रस्सी या डोरी के समान यानी रोमी एंड कॉर्डेट के समान लगता है। तो पहला हवाई द्वीप के अगर हम लावा वर्गीकरण की बात करें तो पोहोई होय लावा रेशम जैसा मुलायम पतला लावा होता है। नेक्स्ट जो ये यही पोहोई होय लावा जो है इसका प्रवाह यदि सागरनी तल में होता है यानी ओशन बॉटम में जब इसका प्रवाह होता है तो ये तकिए या बोरे जैसे आकृति में जम जाता है। उसका जमाव तकिए या बोरे जैसी आकृति में होता है, इसलिए इसे शिरोधान लावा या पिलो लावा के नाम से भी पुकारा जाता है। तो पहला लावा कौन सा हुआ? पोहो पोहोय होय लावा। दूसरा होता है आह आह लावा। तो ये लावा जो होता है ये अधिक गाढ़ा और लसलसा होता है। तो अधिक गाढ़ा और लसलसा होने की वजह इसमें यह है कि इसमें सिलिका की मात्रा ज़्यादा होती है। इसमें गैसें जो वो तेज़ी से बाहर निकलती है, इसलिए विस्फोटक अंदाज में ही ये लावा बाहर निकलता है और ये जल्दी ठंडा हो जाता है और जल्दी ठंडा होकर ठोस हो जाता है। इसलिए ज्वालामुखी के मुख पर जल्दी जम जाता है। इस वजह से अगला जो प्रवाह है, वो विस्फोट के साथ ही होता है और ये जब ऊपर उछलता है तो खंडों में विखंडन भी इसका हो जाता है, इसलिए इसको ब्लॉक लावा भी कहते हैं। तो ये दूसरा आह आह लावा। ये देखिए इसके दो रूप ये बताए गए हैं आपको। ये पहो होय लावा का है। इसमें आप देख सकते हो कि इसकी सतह चिकनी है, ये रेशम जैसा मुलायम है और पतला लावा होता है और दूर तक फैलता है। यहाँ भी आप देखिए ये रस्सी की डोरी के समान आप देख पा रहे हो कि ये रस्सी की डोरी के समान दिख रहा है, तो ये रस्सी की डोरी के समान दिखाई देता है। और दूसरा लावा आप देखिए ये आ लावा जो है, ये लावा देखिए आप, ये गाढ़ा लावा होता है। इस तरफ भी आप देखिए ये गाढ़ा लावा होता है और विस्फोटक अंदाज में ये प्रकट होता है। तो ये दो प्रकार के लावा हवाई द्वीप के अनुसार या हवाई द्वीप पर इस आधार पर उनका वर्गीकरण किया गया।